हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौरभ और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें हम लोग जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, पेशेंट जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 4th चैप्टर रहेगा और ये मतलब बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम आईएनसी और आईएनसी सिलेबस और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहली बात तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मे बी शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इसको कवर करने में। और अगर हो मतलब ऐसे देखते हैं 1 घंटे में कवर करने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, और जो भी नोट्स है वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। ये भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, देन हम लोग अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रो की बात करेंगे। तो इंट्रो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एक इनिशियल आपका प्रोसेस होता है, बॉडियल फंक्शन होता है, जो कि वेंटिलेशन और गैसियस एक्सचेंज करता है बॉडी और मतलब इन्वायरमेंट के बीच में। जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब वेस्ट है उसको हम लोग रिमूव आउट करते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के बीच में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, और ये जो है माइल्ड भी हो सकता है और इसके साथ साथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी कर सकता है, और इसको हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी मतलब जो पेशेंट है उसको अर्ली डिटेक्शन मिल सके, इसके साथ साथ सही इंटरवेंशन मिल सके और प्रिवेंशन हो सके जो भी कॉम्प्लिकेशन उसको देखने को मिल रहा है, और जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी और मतलब वेल अपना लाइफ बिताए, ठीक है। अब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो एनाटॉमी में हमारा ये 3 स्ट्रक्चर्स में ये डिवाइडेड है, अपर, लोअर और एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके मेनली 4 होते हैं, जिसमें आपके नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं, ठीक है। लोअर की हम बात करें तो लोअर हिस्से में जो मतलब कि यहाँ से जो नीचे वाले हिस्से में, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया और एल्वेलाई हो गया, लंग्स हो गए, तो ये सब हो गए। और एसेसरी स्ट्रक्चर्स में हम बात करें तो ये वो मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये डायफ्राम हो गया, जो कि मतलब ऐसे ये देखोगे आप तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब सपोर्ट देते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हो गए जो कि एक्सपेंशन और मतलब ऐसे इनहेलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन होता है, जो भी एयर है उसकी मूवमेंट होती है इन और आउट, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है, जिसमें आपको ब्रेन स्ट्रीम मतलब मेडुला और पोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, और जो भी मैकेनिज्म होती है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसमें असेसमेंट की बात करेंगे तो हिस्ट्री कैसे लेंगे। पहले तो चिप कंप्लेन जो होगा, जो भी उसकी जो मतलब इनिशियल बातें होंगी वो हम सुनेंगे, जैसे वो कफिंग का बता रहा है, डिस्पीनिया का बता रहा है, चेस्ट पेन का बता रहा है, स्पूटम का बता रहा है, ये सब हम सुनेंगे। ड्यूरेशन पूछेंगे, ऑनसेट देखेंगे और जो भी प्रोग्रेस है वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि अस्थमा, टीबी, निमोनिया, फिर सीओपीडी, ये सब देखेंगे। नेक्स्टली आगे देखें तो ऑक्यूपेशनल मतलब हम पूछेंगे कि कहाँ आप काम करते हो, इन्वायरमेंटल कौन से इन्वायरमेंट में रहता है वो आदमी, और स्मोकिंग और ये सब केमिकल्स वगैरह देखे पूछेंगे। लाइफ स्टाइल पूछेंगे कि क्या आप खाते पीते हो, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एक्सरसाइज, ये सब पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री टेकिंग हो गया कि हाँ ये आप पूछोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप मेनली 5 चीज़ करोगे, जिसमें इंस्पेक्शन आता है, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन आता है, ठीक है। अब मेडिकल इसके बाद से डायग्नोस्टिक की हम बात करें तो इसमें भी 4 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें तो अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उसके हिसाब से अलग अलग आपके मतलब ऐसे टेस्ट बने हुए हैं, जो कि होते हैं जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट में सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, ठीक है। स्पूटम कलेक्शन, जो भी आपके स्पूटम है उसको हम लोग कल्चर करके देखते हैं। एबीजी टेस्ट, जो कि आपके ऑक्सीजन और जो भी आपके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेवल को बताता है आर्टरी ब्लड गैस में, ठीक है। तो ये हो गया। सेरोलॉजी है तो वो आपका इम्यूनिटी टेस्ट बताता है, ठीक है। चेस्ट एग्जामिनेशन की हम बात करें तो सॉरी इमेजिंग की बात करें तो इसमें चेस्ट एक्सरे है, तो जो कि चेस्ट को पूरा बताएगा।
सीटी स्कैन है तो वो जानते ही होगे, एमआरआई भी जानते ही होगे। स्पायरोमेट्री की हम बात करें तो ये भी आपका एक लंग्स मतलब चेक करने का है, जैसे पल्मोनरी फंक्शन इसमें हम लोग देखते हैं, पीक फ्लो को भी हम इसमें देखते हैं। और देन हम आगे देखें तो ब्रोंकोस्कोपी हम लोग करते हैं, ये थेरोसेंटोसिस करते हैं, मतलब कि जो भी थोड़ी सी फ्लूइड लेते हैं और उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड एनालिसिस करते हैं हम लोग। प्लूरल जो इफ्यूजन होता है, प्लूरल स्पेस होता है, उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम लोग निकाल के उसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो मतलब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है वो सब इंट्रो था। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपको यही ऐसे ही करना है। पहले तो आपको A4 शीट लेना है, ठीक है, उस पर आपको क्या क्या मेंशन करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक डिजीज कंडीशन है तो वो आप लिख रहे हो, तो पहले आप उसका लिखोगे इंट्रो, ठीक है, उसके बाद से लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है, देन उसके बाद से उसके जो अगर टाइप हैं तो टाइप्स लिख सकते हो, उसके बाद से आगे लिखोगे आप उसके इथियोलॉजी, मतलब कि कॉजेज, इथियोलॉजी को हम लोग कॉजेज बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। और देन हम पैथोफिजियोलॉजी उसमें लिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में आप ये देखोगे कि जो डिजीज कंडीशन है वो कैसे हो रहा है, जैसे कि शुरुआती में अब जैसे कि मान लो कि सीओपीडी ही हुआ है, सीओपीडी कैसे स्टार्ट हुआ है, फिर अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ है, ऐसे कैसे कैसे चेंज हुआ है, और जो फाइनल सिम्टम है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद से आगे अगर देखोगे तो आप उसमें साइन और सिम्टम्स लिखोगे। साइन और सिम्टम्स में आप इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, साइन और सिम्टम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद से साइन और सिम्टम्स के बाद से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि कौन कौन से आप टेस्ट करोगे, कौन कौन से कैसे आप डायग्नोस करोगे कि हाँ ये इस पेशेंट को ये चीज़ हुआ है, ये बीमारी हुई है, ठीक है। और लास्टली आप मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट में भी आप 3 मैनेजमेंट करोगे अलग अलग, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट, फिर आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, और ये लास्टली आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और एक और चीज़ होता है कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर एडवर्स इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब आपको आपके ऊपर है, और ये ऐसे ही आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ ही साथ एग्जाम में भी ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग URTI बोलते हैं, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा नोज है, नजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, साइनसेस है, ये सब इसमें आ जाएंगे। और इसी में इन्फेक्शन हुआ है या वायरल कुछ हुआ है, कॉज हो गया है, तो इन्फ्लेमेशन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये सब कंडीशंस को हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्शन इन्वॉल्व हुआ है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, जैसे नोज हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, साइनसिस हो गया, ठीक है, वायरल भी हो सकता है, जो कि कॉज कर रहा है इन्फ्लेमेशन को और डिस्कम्फर्ट को, ठीक है। तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। अब हम टाइप्स की बात करें तो मेनली इसमें 4 टाइप्स हो गए, ठीक है। 4 टाइप्स की हम बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल हम राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। फेरेंजाइटिस हो गया, ठीक है, इसमें जो फेरिंग्स है वो स्वेलिंग हो गई है उसके अंदर। टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन हुआ है। देन हम लैरेंजाइटिस की हम बात करेंगे तो लैरेंजाइटिस में लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हुआ है, और साइनाइटिस में आपके जो साइनस हैं वो उनका इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सब हो गया कॉमन, ये मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अब हम इसमें देखो तो आप वैसे तो ये AI जनरेटेड है, तो अब इसमें सही से नहीं दिखा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉमन ये जैसे कि राइनाइटिस है तो कॉमन कोल्ड बोलते हैं, फेरेंजाइटिस है तो वॉइस बॉक्स, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉजेज़ की बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कॉज होते हैं, ठीक है। कॉज की हम बात करें तो इथियोलॉजी हम इसको बोलते हैं। कॉज में आपको अलग अलग वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि राइनो वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन के सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको स्टेफाइलोकोकस पायरोजन हो सकता है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। और ये लास्टली इसमें देखें तो एलर्जी भी हो सकता है, फिर इरिटेंट भी हो सकता है, या फिर पुअर हाइजीन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कॉजेस हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अलग अलग जो कंडीशंस हैं, जैसे कि सेडेटिव लाइफ स्टाइल हो सकता है, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हो सकता है, या फिर कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये इसकी वजह से ये सब हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब कि जो भी कंडीशन हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्ट हुआ है, तो वो कैसे हुआ है और इसके क्या क्या पाथवे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अगर शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो पैथोजन है वो जो है मतलब इन्वेड हुआ हमारे म्यूकस के अंदर, म्यूकस के अंदर इन्वेड होने से वो इन्फ्लेमेशन कॉज किया, एडिमा कॉज किया, और ये इंक्रीज कर दिया हमारे म्यूकोसा
म्यूकस प्रोडक्शन का, और इसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिला, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में देखना होता है, ठीक है। पहले आप ऐसे आप लिख सकते हो कि ड्यू टू इथियोलॉजिकल कॉज, जैसे कि इथियोलॉजी की वजह से कोई भी मतलब कंडीशन की वजह से ये कॉज हुआ, ठीक है। एक्सपोजर में हम लोग आए, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया हो गया, जो कि कॉज किया, पैथोजन एंटर हुआ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जैसे कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स हो गए, ठीक है। जो कि अटैचमेंट मतलब म्यूकोसल एपिथेलियल जो सेल्स है उसके अंदर हुआ, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो कि रिलीज किया हिस्टामिन और जो भी साइटोकाइनिन है, मतलब ऐसे बचाव के लिए। और ये जो है एडिमा कॉज हुआ, और इसके साथ साथ हेप्रीमिया कॉज हुआ, और मतलब म्यूकोसल लिग्निन में, ठीक है। और ये जो है इंक्रीज किया म्यूकोसा सिक्रीशन को, इसके साथ साथ मतलब एयरसन को, और ऑब्स्ट्रक्शन इसमें आपको देखने को मिला। ऑब्स्ट्रक्शन एयर पाथवे में हुआ, और इसके वजह से आपको अलग अलग जो भी कंडीशंस हैं वो देखने को मिलेगी, जैसे कि नजल कंजक्शन हो गया, फिर सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, फीवर हो गया। तो ये सब आपके अलग अलग पाथवे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अलग अलग क्या क्या साइन और सिम्टम्स होती हैं। तो साइन और सिम्टम्स में बस जो है नजल कंजेशन होता है, नोज की जो रनी नोज हो जाती है, मतलब कि जो नोज है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वाटरी रनिंग होती है, ठीक है। सोर थ्रोट होता है, खसखसाहट रहती है, फीवर होता है, फिर मेलेसिया होता है, ठीक है, कफ होता है, स्नीजिंग होती है, इनलार्जमेंट हो जाए टॉन्सिलाइटिस की, और रेडनेस आपको थ्रोट के अंदर देखने को मिलता है। अब हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो पहले तो आप इसको हिस्ट्री ले सकते हो कि कैसे कंडीशन पहले रही है, क्या क्या हुआ है, ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, जो कि मैंने बताया, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, फिर इंस्पेक्शन, और ऐसे पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, और जो भी चौथा वाला था, ठीक है। इसके बाद से इसमें जो भी आपके थ्रोट स्वैब कल्चर है वो हम लोग कर सकते हैं, बैक्टीरियल मतलब चेक करने के लिए। और एंटीजन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग स्टेफाइलोकोकस से, ठीक है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे मेडिकल मतलब मैनेजमेंट की, जिसमें हम लोग जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा वो हम देंगे, जैसे कि एंटीपायरेटिक देंगे, जैसे जो कि बुखार के लिए होगा, एनाल्जेसिक देंगे, डाई कंजेस्टेंट देंगे, जो कि हमारा जो नजल कंजेशन है उसके लिए होगा, एंटीबायोटिक देंगे जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होगा, और एंटीहिस्टामिन देंगे जो कि एलर्जी के लिए हो गया, ठीक है। तो जो भी सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें दवा दोगे। रेयर केस में जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें टॉन्सिलाइटिस हम लोग करते हैं, जो कि आपका रिकरेंट जो टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा मतलब टॉन्सिलाइटिस ऐसे वर्स कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करोगे। तो फर्स्टली इसमें जो भी एयर है, एयर पेटेंसी को चेक करोगे, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजनेशन को, ठीक है। इनलार्ज करोगे रेस्ट, इनकरेज करोगे रेस्ट को, इसके साथ साथ फ्लूइड इंटेक के लिए और जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेने के लिए। एजुकेट करोगे हाइजीन और जो भी माउथ कवर मतलब माउथ को कवरिंग के लिए और नोज कवरिंग के लिए, कफिंग और स्नीजिंग के, ठीक है। एडमिनिस्टर करोगे जो भी प्रिकॉशंस मेडिकेशंस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मॉनिटर करोगे जो भी रिस्पॉन्स रही है, और मॉनिटर करोगे जो भी मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग जो कंडीशन है वो भी देखोगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फर्स्ट टॉपिक था। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये मेनली दो कंडीशन से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ब्रोंकाइटिस होता है, और सेकंड जो होता है वो इन्फाइसमा होता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये होता है कि जो ब्रोंकाई है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे मतलब खराब कंडीशन की वजह से वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो क्रोनिक फॉर्म में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और इन्फाइसमा का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा एल्वलाई है, एल्वलाई में पहले तो खराबी आ गई है, जैसे कि पस का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ऐसे वो मतलब खराब होने लगा, इनलार्जमेंट होने लगा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको ब्रोंकाइटिस को देखो, ठीक है। ये आपका मतलब ऐसे ये आपका ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। ये नॉर्मल एयरवे है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्दी ये आपका दिख रहा है, इजी वे में आपका एयर फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्रोनिक कंडीशन हो गया, जिसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रोंकाइटिस का, और इसकी वजह से जो है सही तरीके से ऑक्सीजन जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, और ये जो है कॉज कर रहा है मेनली क्रोनिक कंडीशन में, ठीक है। और ये वहीं पे अगर ब्रोंकाइटिस देखोगे तो ब्रोंकाइटिस में आपको ऐसे
यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ब्रोंकाइटिस जो सॉरी इम्फाइजमा जो है, इन्फाइजमा में आपको ये देखने को मिला है कि जो भी ब्रोंक्यूल्स है वो इन्फ्लाम हो गया, म्यूकस का इसमें जो है एक्युमुलेशन हो गया, डैमेज हो गया एल्वेओलाई। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गया हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉर्मल आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल लंग्स है और ये जो है सीओपीडी का अफेक्ट हो गया लंग्स उसके बाद से, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे इन्फ्लाम हो गया इसका जो भी मसल है, ठीक है, मसल वॉल है और ये स्मूथ मसल है, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट हो गया जो भी एयर फ्लो है और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन ये देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसकी वजह से जो है मतलब ये अलग-अलग जो 2 कंडीशंस हैं उसकी वजह से ये कॉज़ होता है, इसको हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल एयर मतलब एयरवे डिजीज़ होता है ये, जो कि मतलब मेनली एयरवे एयर फ्लो को लिमिटेड कर देती है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि साइनोसिस हो गया, हाइपोक्सिया हो गया और इस तरीके के अलग-अलग कंडीशंस, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या-क्या इटियोलॉजी और इसके कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। अब कॉजेज़ की बात करें तो लॉन्ग टर्म इसको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, जो कि प्राइमरी कॉज है। और सेकेंडली देखें तो एयर पॉल्यूशन या फिर ऑक्यूपेशनल डस्ट है, तो मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जो पेशेंट है वो काम करता है उसकी वजह से हो गया, फ्यूम्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। और लास्टली इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके अलग अलग डिफिशियंसी से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीओपीडी था। अब हम इसमें आगे मतलब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्टली इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, एयरवे नैरोइंग हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है और इसकी वजह से जो है म्यूकस का सही तरीके से हाइपर म्यूकस हाइपर सिक्रेशन कॉज करने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो एल्वुलर वॉल है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और जो कि डिक्रीज कर देता है जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है और एयर जो है वो ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेमेटेड लंग्स देखने को मिलता है। अब हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें कि कैसे कैसे धीरे धीरे कॉज होता है, तो उसके बारे में पहले तो एक्सपोजर होता है कोई भी इरिटेंट, मतलब कि कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज आपको देखने को मिलता है, जैसे कि लॉन्ग टाइम स्मोकिंग कर रहा है या फिर पॉल्यूशन वाले एरिया में है या डस्ट की वजह से, ठीक है, जो कि कॉज कर रहा है जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, एल्वोलाई हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया ब्रोंकाई और एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन हो गया। देन इसमें जो है हाइपरट्रोपिक और हाइपरफेजिया आपको देखने को मिलता है, जो कि म्यूकस मतलब ग्लैंड के अंदर, और ये जो है ओवर प्रोडक्शन म्यूकस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर देखें तो डिस्ट्रक्शन होने लगता है जो भी एल्वोलर वॉल है, जो कि इन्फाइजमा के अंदर, इसमें जो है वर्स्ट कंडीशन में बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है पस का, ठीक है, जो कि लूज़ कर देता है इलास्टिक रिकॉइल, जैसे कि इन्लार्जमेंट अगर होगा उसमें तो उसकी वजह से मतलब सही तरीके से बनना सिकुड़ना ये भी नहीं हो पाएगा, इलास्टिसिटी भी लूज़ कर देता है, एयर जो है वो ट्रैप होने लगता है और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेटेशन, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है जो भी सरफेस एरिया है, गैस एक्सचेंज है, और ये जो है हाइपोक्सिया और हाइकेपिया सॉरी हाइपी हाइकेपनिया हाइकेपनिया आपको देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया का मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, ऑक्सीजन का जो मतलब लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और हाइकेपनिया का मतलब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये डेवलप हो जाता है। देन ये जो है हाइपरटेंशन कॉज करने लगता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और इसकी वजह से जो है वो मतलब ऐसे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का कंडीशन आ जाता है और इसमें आपको अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिलने लगते हैं, अलग अलग साइंस और फीचर्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि डिस्पेनिया हो गया, फिर आपको मतलब ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम भी होगा, क्रोनिक कफिंग भी होगा, बेरी बैरल मतलब चेस्ट हो जाएगा, साइनोसिस भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो भी आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, मतलब कि साइन और सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, तो आपको अलग-अलग इसमें मतलब क्रोनिक वे में कफिंग, मतलब कि लॉन्ग टाइम से आप मान लो कि बहुत दिनों से खाँस रहे हो, ऐसे स्पूटम भी आ रहा है, ठीक है। डिस्फेजिया आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि साँस लेने में दिक्कत होगा ऐसे-वैसे, ठीक है।
और इसके साथ-साथ मतलब ऐसे मतलब रेस्ट के टाइम पे, और इसके साथ-साथ बैरल शेप आपको चेस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ यूज़ करोगे आप एक्सेसरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप साँस ऊपर लोगे, साँस नीचे लोगे, लॉन्ग टाइम आप मतलब ऐसे साँसें लेके एक टाइम में आप करोगे। जैसे कि कोई भी ऐसे लास्ट कंडीशन वाला केस रहता है, तो उसमें जैसे लंबी साँस लेते हैं, लंबी साँस छोड़ते हैं, वैसे ही फटीग होगा। फिर इसके बाद से आपको चेस्ट मतलब वेट लॉस होता ही है, फिर साइनोसिस भी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है? अब हम इसके अलग-अलग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो इसमें डायग्नोस करेंगे हम लोग, पहले तो हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लूरल हम लोग फंक्शन टेस्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग FEV1 और FVC को हम लोग देखेंगे, ठीक है? चेस्ट एक्स-रे करेंगे, और जो भी मतलब हाइपर इन्फ्लेमेटेड देखने को मिलेगा लंग्स, उसको हम लोग चेक करेंगे, EBG टेस्ट करेंगे, जो भी हमारे क्रोनिक मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ रहेगा उस केसेस में, ठीक है? अब क्या-क्या हम लोग इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में हम लोग पहले तो अगर देखें तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो मतलब कोलैप्स हो गए हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर से ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस मिल जाएगा। इसके साथ-साथ हम लोग इसको हम लोग देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि इन्हेलेशन और जो भी आपके मतलब ऐसे सिस्टम को सही करने के लिए होगा, और इसके बाद से हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जो कि हाइपोक्सिया कंडीशन को भी सही करेगा, और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको एनवायरनमेंट देंगे, जो कि क्लीन और मतलब पॉल्यूटेंट ना हो, और सही तरीके से वो सांस ले पाए, और उसके जो लंग्स है वो सही काम करना स्टार्ट करे, ठीक है? अब हम इसके हम लोग मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें जो है वॉल्यूम, लंग्स की वॉल्यूम जो है वो रिडक्शन सर्जरी हम लोग करेंगे। बुलेक्टॉमी बुलेक्टॉमी हम लोग करेंगे, कि मतलब कि जो एयर फिल्ड जो बुलिया, मतलब कि छोटे-छोटे ऐसे जैसे कि कभी-कभी होता है कि छोटे-छोटे बबल्स जैसे बन जाते हैं, तो उसको हम लोग रिमूव आउट करेंगे, और जो भी हमारा जो चेस्ट है उसको जो लंग्स है उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन मतलब सीरियस कंडीशन हो तो, ठीक है? अब नर्सिंग मैनेजमेंट में वही सब करेंगे कि रेस्पिरेटरी हम लोग रेट देखेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, EBG टेस्ट करेंगे, जो भी मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करेंगे, इन्हेलेटर जो भी इन्हेलेटर टेक्निक होती है वो सब, ठीक है? इन्हेलर टेक्निक, ठीक है? इनकरेज करेंगे, जो भी पल्मोनरी एक्सरसाइज होता है, हमारे फिजियोथेरेपी होती है, प्रमोट करेंगे स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, और मतलब ऐसे एडवांस मतलब पॉल्यूटेंट को भी अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, सॉरी एडवांस नहीं, अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद से प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन जो कि प्रोवाइड मतलब ऐसे रिकवर करेगा वेट लॉस को, और इसके साथ-साथ मसल बस्टिंग को, और एजुकेट करेंगे जो भी अर्ली रिकॉग्निशन होगा, और सही तरीके से हेल्थ करने के लिए, ठीक है? अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारा प्लूरल इफ्यूजन है, और इसके साथ-साथ एम्फाइसमा है, ठीक है? प्लूरल इफ्यूजन पहले हम लोग पढ़ेंगे, देन एम्फाइसमा पढ़ेंगे। प्लूरल इफ्यूजन की हम बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन जो है एक कंडीशन होता है जिसमें जो एक्युमुलेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड्स का, और ये जो है प्लूरल स्पेस के अंदर, ठीक है? तो प्लूरल स्पेस के अंदर जो एक्युमुलेशन होता है फ्लूइड का, उसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में आपका ये लंग्स है, जो कि आपको मतलब छोटा-सा थोड़ा ही अमाउंट में प्लूरल स्पेस में आपका प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, क्योंकि वो जो है शॉक से बचाता है, इसके साथ-साथ प्रेशर अगर आता है तो उससे भी बचाता है। अब इसमें आप देख रहे होगे कि प्लूरल इफ्यूजन वाला केस है, जिसमें जो है लंग्स के दोनों ही तरफ से ये मतलब ऐसे फ्लूइड भर गया है, और ये जो है प्रेशर दे रहा है बहुत ज़्यादा लंग्स के ऊपर, इसके साथ-साथ ब्रोंकाई के ऊपर, रिब्स के ऊपर, और ये जो है प्रॉपर तरीके से इन्फ्लाम हो गया प्लूरल भी, ठीक है? तो ये इसकी वजह से ये कॉज़ होता है। मेनली इसमें 2 कंडीशंस में होता है, एक्यूट केस में आपको फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, और ये एक्सटेंड होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ये मतलब फ्लूइड हो जाता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये आपका प्लूरल इफ्यूजन था, जिसमें जो भी प्लूरल स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। ये जो है वैसे तो एम्फाइज़मा हम लोग इसी में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद से, ठीक है? टाइप्स की हम बात करें तो 2 टाइप्स होता है, ट्रांसडक्टिव है, तो इसमें जो है सिस्टमैटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, मतलब कि लिवर अगर खराब हो रहा है उसकी वजह से। एक्सडक्टिव है तो इसमें एक्सोडक्टिव है, तो इसमें जो है लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है?
तो इन्फ्लेमेशन हो गया, इसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब हम अलग अलग कॉजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट फेल्यूर हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, फिर मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा हो गया, फिर ये आपका पोस्ट कोई भी सर्जरी हुआ है तो इसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है, और ये आपका ऐसे देखने को मिल जाएगा। अब ये होता क्यों है? तो ये होता है इसलिए कि जो भी फ्लूइड है वो जो है एक्युमुलेट हो जाता है, मतलब ऐसे लंग्स के अंदर, जो कि कंप्रेस कर देता है लंग्स को, जो भी फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस के अंदर एक्युमुलेट होता है, और ये जो है प्रेस करने लगता है, कंप्रेस करने लगता है लंग्स को, और इसकी वजह से जो है वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आती है, और ये जो है डिस्पेनिया, मतलब कि ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी कॉज करने लगता है, ठीक है। फर्स्टली इसमें देखें तो इन्फाइजमा जो होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब लीड करता है बहुत ज़्यादा पस के फॉर्मेशन में, ठीक है, जो सिस्टमिक जो इन्फ्लेमेशन है वो कॉज करता है। ये जो है अंडरलाइन कॉज को दिखाता है, ये जो है अंडरलाइन मतलब कॉज की वजह से हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा हार्ट फेल्यूर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर मेनिंजाइटिस की वजह से। सेकेंडली इसमें देखें तो ये जो है इनबैलेंस करता है हमारे जो भी प्लूरल फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब ये जो है इंक्रीज कर देता है हमारे हाइपर जो भी स्टैटिक प्रेशर है या फिर परमिएबिलिटी को, ठीक है, और इसमें जो है एक्सेस फ्लूइड जो है एक्युमुलेट होने लगता है, और ये जो है मतलब प्लूरल स्पेस के अंदर, ठीक है, जो कि कंप्रेस करने लगता है, जो भी उसके मतलब एडजेसेंट में लंग्स टिश्यूज रहती हैं उसके ऊपर कंप्रेस मतलब कि दबाव डालने लगता है, और इसकी वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि जो लंग्स का एक्सपेंशन है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, कि मतलब कि उनको मतलब बांधने लगता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसकी वजह से वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होती है, और देन ये अलग अलग सिम्टम्स को दिखाने लगता है, जैसे कि डिस्पेनिया, मतलब कि ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो गया, पेन, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग का जो साउंड है वो भी सुनने को मिलता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास इन्फाइजमा है। इन्फाइजमा की हम बात करें तो इसमें जो है जो कलेक्शन हो जाता है पस का, मतलब कि जो पस है वो एक्युमुलेट हो जाता है हमारे मतलब ऐसे एल्वोलाई के अंदर, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे कि ये आपका नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, नॉर्मल आपका चेस्ट है, तो इसके अंदर आपको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, नॉर्मल जो है आपका प्लूरल स्पेस भी है, ठीक है, और इसमें जो है आपको इन्फाइजमा का केस दिखेगा, जिसमें आपको ये येलोइंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि ये एक्युमुलेशन हुआ है पस का, ठीक है, जो भी पस है वो एक्युमुलेट हो गया है प्लूरल मतलब स्पेस के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या है, पस विसरल आपको प्लूरल देखने को मिल रहा है, आपको अलग अलग जगह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लाम, ये आपको कंडीशन है, ठीक है। इसमें होता ये है, एक बार मैं पर्स बता देता हूँ। इसमें होता है कि जो कलेक्शन होता है पस का वो हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर हो जाती है, जो कि मेनली ये इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है, ठीक है। तो पस जो है मतलब कि ऐसे पस पस तो आप जानते ही होंगे, जो वाइट वाइट ऐसे फोड़े से निकलता है उसको हम लोग पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पसेस है वो मतलब ऐसे प्लूरल कैविटी के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, जो कि मेनली ये कॉज होता है इन्फेक्शन की वजह से, और ये मतलब ऐसे सीरियस कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है ये येलो ग्रीन कलर का होता है, जो फ्लूइड जो कि कंटेन करता है बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट को, ठीक है। इसके अंदर फाइटिंग सेल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फिर ये डेड टिश्यूज भी होते हैं, और ये जो है प्लूरल स्पेस के अंदर ही होता है। एक्युमुलेट होने के बाद ये मतलब बेसिकली आपको देखने को मिलता है इन्फ्लेमेशन, और ये आपका इन्फेक्शन कॉज करते हुए, और इस तरीके से टिश्यू जो है वो कंप्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, तो हम इसमें बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग इसमें देख रहे हैं। फर्स्टली जो है वो इन्फेक्शन कॉज हुआ, इन्फेक्शन से ही इसका स्टार्टिंग होता है इन्फाइजमा का। ये जो मेनली पोस्ट निमोनिया हो गया या सर्जरी हो गया या फिर कोई भी ट्रॉमा है उसके बाद से, तो पहला जो कंडीशन है वो इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ हमारे प्लूरा में, ठीक है, प्लूरा में, ठीक है। प्लूरा जो है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ, और उसकी वजह से जो है मतलब जो भी परमेबिलिटी थी प्लूरल स्पेस में आने जाने की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या हुआ कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया हमारे थिक जो भी हमारे
प्लूरुलेंट जो फ्लूइड्स हैं, मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर, उसके अंदर, और इसके बाद से जो प्लूरल थिकनिंग जो है या फिर जो भी आपके फाइब्रोसिस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से जो है लंग्स एक्सपेंशन मतलब के ऊपर असर पड़ा। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी बॉडी में, और अलग अलग आपको कंडीशंस देखने को मिल गए, जैसे कि फीवर हो गया, चिल्स हो गया, डिस्पीनिया हो गया, फिर आपके प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन इस तरीके से होता है। पहले जो है हुआ इन्फेक्शन, ये जो है प्लूरा पे असर किया, इन्फ्लेमेशन किया। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो मतलब ऐसे ल्यूकोसाइट जो होते हैं मतलब डिफेंडर होते हैं जो कि माइग्रेट हुए, और ये जो है पस का फॉर्मेशन किए। जो पस है वो प्लूरल स्पेस कैविटी में ही ऐसे मतलब एक्मुलेट होने लगा, जो भी है थिकनिंग किया और फाइब्रोसिस किया, और इसकी वजह से जो है लंग्स के एक्सपेंशन पे असर पड़ा, और ये हाइपोक्सिया का कंडीशन किया, और जो भी फीवर है या फिर ये सब कंडीशन देखने को मिला। अब हम इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। तो पहला जो है डिस्फेजिया हुआ, ठीक है। प्लूरेटिक जो चेस्ट पेन होती है वो हुआ, ठीक है। ड्राई और जो भी प्रोडक्टिव कफ होती है वो आपको होता है, ठीक है। फीवर होता है इन्फाइजमा की वजह से, रिडक्शन हो जाता है हमारे चेस्ट मतलब एक्सपेंशन का, और इसके साथ साथ आपके डल जो भी परकशन नोट होती है वो सब होता है, और डिक्रीज होता है आपके जो भी मतलब ब्रीथ साउंड होती है वो सब का, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हमारे पास जो भी आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें, तो इसमें जो है हम लोग जो भी मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग साउंड डिक्रीज हो रहा है, जो भी डलनेस होती है परकशन के टाइम पे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, और इसके साथ साथ थैरोसेंटोसिस कराते हैं, जो कि एनालिसिस करता है हमारे जो भी हमारे प्लूरल फ्लूइड है उनके अंदर, ठीक है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो इसके अंदर जो भी अंडरलाइन सिम्पटोमेटिक जो कॉजेज होते हैं उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है। एंटी डायरेटिक देते हैं जो भी आपके ट्रांसडक्टिव इन्फ्यूजन हुआ रहता है, और एनाल्जेसिक देते हैं अगर पेन हो रहा होता है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता है, जैसे कि आप मान लो कि आपका ये जो पेशेंट है, तो उसका जो प्लूरल स्पेस है, सॉरी यहाँ पे मैं फिगर में दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पीछे वाले साइड से यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे हम लोग लेते हैं, और यहाँ से जो भी ये प्लूरल स्पेस में ये फ्लूइड भरा हुआ है वो हम लोग ड्रेन आउट कर देते हैं। ये इसमें पस भी हटा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो वाटर है, मतलब कि इसमें वाटर जो है वाटर को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग रिमूव आउट कर लेते हैं सर्जिकल फॉर्मेट में, मतलब ड्रेनेज करा लेते हैं चेस्ट ट्यूब से। और इसके बाद से वीडियो असिस्टेड जो भी हमारे पास थेरेकोस्कोपी होता है, थेरेकोस्कोपी होता है, उसको हम लोग सर्जरी के में करते हैं हम लोग, जो भी इन्फाइजमा हुआ रहता है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो डेसिस प्लूरल डेसिस है वो सब हम लोग करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो पहले हम वाइटल साइन चेक करते हैं, जो भी ऑक्सीजन है स्टेटस हम लोग देखते हैं, जो भी ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो देखते हैं, जो भी जो पेशेंट है उसको हम लोग पोजीशन देते हैं अपराइट और इजी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। और केयरफुली हम लोग चेस्ट ट्यूब देखते हैं, जो भी हमारा इंश्योर करते हैं इम्पोर्टेंसी का, ठीक है। ड्रेनेज को अगर कराना हो तो प्रॉपर प्रोसीजर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, ठीक है, एडमिनिस्टर करेंगे जो भी मेडिकेशंस होगा, एजुकेट करेंगे पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के बारे में, और इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सॉरी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर, और ये मेनली एक क्रॉनिक और इरिवर्सिबल मतलब डायलेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कि मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ये आपका पहले तो ब्रोंकाई जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल एयरवे है, ठीक है। और इसमें जो है आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन और बहुत ज़्यादा डायलेशन एयरवे में दिख रहा है, फिर म्यूकस मतलब डेवलप दिख रहा है, और इसके साथ साथ इन्फ्लाम्ड आपको ये मतलब वॉल्स दिख रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये सब है, और इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है, बहुत सारा एयर भी है वो स्लो हो रहा है, और इसकी वजह से जो डैमेज हो जा रहा है एयर के वे में, ठीक है।
तो ये ऐसे-ऐसे कॉज़ होता है, जो नॉर्मल कंडीशन है, देखो आप कितना फ्रेश लग रहा है, और इसमें आप देखोगे कि अलग-अलग जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसकी इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से डायलेशन भी हो रहा है, म्यूकस का भी बिल्डअप हो रहा है, इसके साथ-साथ मतलब वॉल भी है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम हो जा रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा है, ठीक है? तो मेनली यही कंडीशन है। तो इसमें ये होता है क्रॉनिक मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे रहता है, तो और ये जो है इरिवर्सिबल हो जाता है ज़्यादा टाइम तक रहने के बाद, ठीक है? और ये मेनली रिकरेंट हो जाता है, ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है? अब हम इसके कॉजेज़ की बात करें, तो मेनली इसमें कॉजेज़ होता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर अ, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है हो गया, जैसे कि लिवर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी अदर कंडीशन है, तो वहाँ पे अगर मतलब ऐसे कुछ ऑर्गन खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से लंग्स के ऊपर भी ये असर दिखता है, ठीक है? इम्यूनो डिफिशियंसी हो गया, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयरवे में, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, ठीक है? इसमें आप अगर इसको आप देखोगे, तो क्रोनिक मतलब लंग क्रोनिक आपका लंग कंडीशन है, और ये जो है एयरवे जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, इसके साथ-साथ मतलब ठीक ठीक हो जाता है, और जो एयर का मतलब ट्रांसपोर्ट है, वो सही से नहीं कर पाता है, ठीक है? और मेनली इसी की वजह से ये कॉज़ होता है। इसमें जो है इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे-कैसे होता है। तो फर्स्टली हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, तो पहले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इसकी वजह से जो है सॉरी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से जो है जो ब्रोंकाइल वॉल है, वो सही तरीके से मतलब डिस्ट्रक्शन उसमें टूटने लगता है, और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो म्यूकोसलरी जो मतलब क्लियरेंस है, वो ख़राब होता है, और जो भी म्यूकस है, वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, और फर्दर जो इन्फेक्शन है, वो कॉज करना स्टार्ट हो देते हैं। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब लॉन्ग टर्म में देखें, तो पहले तो रिकरेंट आपका जो भी इन्फेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये कॉज होगा, ठीक है? इसमें होगा ये कि जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकियल वॉल का, ठीक है? पहले तो वॉल का ये इन्फ्लेमेशन हो गया, और इसके बाद से जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे कि इलास्टिसिटी और जो भी मस्कुलर टिश्यूज़ है, ब्रोंकाई है, उसका, ठीक है, सही तरीके से इलास्टिक अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? जो भी म्यूकोसल टिश्यूज़ है, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। देन जो है परमानेंट डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई का। इसके बाद से म्यूकोसिलियरी जो क्लियरेंस होती है, वो मतलब इम्पेयर हो जाएगा, मतलब कि जो भी वहाँ पे म्यूकोसा सिलियरी जो होती हैं, जैसे कि म्यूकोसा को इधर-उधर म्यूकस को करने के लिए होती हैं, तो वो सही से नहीं होगा। म्यूकस जो है, वो वहीं पे रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सेकेंडरी जो मतलब बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन और जो भी इन्फेक्शन है, वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद से फर्दर इन्फ्लेमेशन और जो भी आपका टिश्यू डैमेज है, उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, और ये आपका मतलब क्रोनिक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है? क्रोनिक कफिंग हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगा, आपके जो भी स्पूटम के मतलब ऐसे प्रूलेंट हो जाएगा, ठीक है? हीमोप्टाइसिस हो जाएगा, जैसे कि ब्लड मतलब कफिंग के टाइम पे ब्लड आना, ठीक है? इसमें क्लबिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करें कि इसके क्या-क्या मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो क्रोनिक जो भी ये तो क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगा बहुत लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत ज़्यादा स्मेल आएगा उससे, ठीक है? स्पूटम से, ठीक है? इसके बाद से जो भी आपके हीमोप्टाइसिस है, तो मतलब कि ब्लड होगा स्पूटम के साथ, ठीक है? डिस्पेजिया मतलब कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा, फटीग होगा, फिर क्लबिंग होगा, जो भी आपके फिंगर्स हैं उसके अंदर, ठीक है? और ये जो है क्रोनिक कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है? अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, तो पहले तो हम लोग हिस्ट्री चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सेकेंडली देखें तो एक्सरे करेंगे, और जो भी आपका हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन जो होता है, वो करेंगे ब्रोंकियल डायलेशन का, ठीक है? इसके बाद से स्पूटम कल्चर करेंगे, जो भी पैथोजन है वो पता करने के लिए, और इसमें हम लोग प्लूरल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, और इसके बाद से हम लोग जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट मैनेजमेंट अगर देखें तो मेडिकल, तो इसमें एंटीबायोटिक देंगे, जो भी मतलब इन्फेक्शियस एजेंट है उसके लिए, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, और इसमें म्यूकोलाइटिक मतलब मेडिसिन देंगे। देन इसमें चेस्ट थेरेपी के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी के लिए भेजेंगे, जो भी मतलब क्लियर सिक्रेशन हो,
और इसके बाद सर्जरी में हम देखें तो इसमें लोबेक्टोमी करेंगे, ठीक है, जो भी मतलब लोकलाइज्ड होगा उसमें। और सीवियर मतलब केस में हम लोग जो भी मेडिकल सीवियर डिजीज नॉट रिस्पॉन्स बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर सीवियर कंडीशन होगा तो मतलब ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं होगा, इसको मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रांसप्लांट करना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इसके मतलब मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें फर्स्टली हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले तो रेस्पिरेटरी हम लोग स्टेटस देखेंगे, स्पूटम और ऑक्सीजन सेचुरेशन। इनकरेज करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए, पॉस्चरल ड्रेनेज के लिए, इसके साथ साथ जो भी डीप ब्रीथ एक्सरसाइज है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद से इनकरेज इंश्योर करेंगे हाइड्रेशन, जो भी म्यूकोस है वो क्लियरेंस हो। एजुकेट करेंगे जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन है और अर्ली ट्रीटमेंट के बारे में, जो भी आपके मतलब अंडरलाइन कॉजेज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे निमोनिया के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये एक मतलब एक्यूट इन्फेक्शियस और जो भी इन्फ्लेमेटरी मतलब डिजीज़ है, जो कि मेनली कॉज होता है इसमें जो भी एल्वोलाई है उसके अंदर पस और जो भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन और ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसको हम लोग निमोनिया बोलेंगे। जिसमें जो है एक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जो भी हमारा लंग्स पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन को भी, और इसके साथ साथ जो भी मतलब गैसियस एक्सचेंज है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो एल्वोलाई है उसमें जो मतलब फ्लूइड है, इसके साथ साथ पस है, वो मतलब फिल हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब ऐसे इन और आउट है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाता है, साइनोसिस और हाइपोक्सिया, और इसके साथ साथ हाइपरप्लेजिया का कंडीशन होने लगता है। तो ये सब इसमें होता है, ठीक है। अब हम इसमें इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो मेनली इसमें अलग अलग 4 या 5 टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स के इसमें दिया हुआ है। तो पहला जो टाइप है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब निमोनिया है, CAP बोलते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब ये है कि आप अगर घर पे रह रहे हो या फिर कोई भी ऐसे एरिया में रह रहे हो, मतलब विलेज एरिया या फिर अपने कम्युनिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे अगर निमोनिया हो रहा है तो इसको हम लोग कम्युनिटी निमोनिया बोल रहे हैं। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट कराने आए हो या फिर किसी पर्पस के लिए आए हो, और आपको 48 आवर के अंदर ये आप निमोनिया कॉज हो गया है, मतलब 48 घंटे के अंदर निमोनिया आपको हो गया है, तो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है, और ये मतलब मेनली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो एस्पिरेशन निमोनिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप मतलब मान लो कि किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो दूसरा पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, और उसके इनहेलेशन या फिर कोई भी फूड एक्सचेंज इसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपका तीसरा हो गया। और ये टिपिकल होता है, वो आपका नॉर्मली इन्वायरमेंट से जो होने वाला होता है वो निमोनिया होता है आपका एटिपिकल, ठीक है। इसके साथ साथ वेंटिलेशन निमोनिया भी होता है, जो कि आपके हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में होता है, जो कि आपने ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ा होगा, ठीक है। और वेंटिलेशन एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि वेंटिलेशन में जो सिलेंडर्स में मतलब निमोनिया के बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब निमोनिया के जो पैथोजन होते हैं उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल टाइप था। अब हम निमोनिया की अगर ऐसे डायग्राम वाइज देखें तो ये आपका मतलब दिया हुआ है। पहले तो ये आपका हेल्दी लंग्स है, ठीक है, हेल्दी एल्वोलाई है, जो कि नॉर्मल मतलब एयर एक्सचेंज करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो निमोनिया मतलब अफेक्टेड लंग्स है। इसमें जो है निमोनिया हुआ है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है टिश्यूज का, ठीक है, ब्लॉक हो जा रहा है एयर एक्सचेंज को, और इसके साथ-साथ आपको जो मतलब इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मतलब प्रॉब्लम्स भी आपको हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे निमोनिया जो इन्फेक्शन से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है एयर सेक्स का, ठीक है। बोथ मतलब लंग दोनों ही लंग्स में हो सकता है या फिर एक लंग्स में होता है। ये कॉज़ करता है फीवर, चिल्स, और जो भी आपके डिफ़िकल्टी होती है जो भी एयर सैक्स हैं उनके अंदर फ्लूइड और जो पस है वो भर जाता है, ठीक है।
अब हम इसके कॉज की बात करेंगे तो कॉज में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। इसमें मेनली आपके जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है स्टेफिलोकोकस निमोनिया है वो होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है उसकी वजह से होता है। वायरल में आपको इन्फ्लुएंजा और RSV से होता है। और इसके साथ साथ आपके जो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, जो भी आपके फंगल है तो इसमें आपको इम्यूनो कंप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। अब निमोनिया के शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे पैथोजन जो है वो इन्वेड किया हमारे एल्वेलाई के अंदर, जो कि इन्फ्लेमेशन दिखाया और इसकी वजह से जो है फ्लूइड मतलब एल्वेलाई अफेक्ट हुआ और जो भी मतलब गैस एक्सचेंज है वो सही तरीके से नहीं हुआ और ऑक्सीजन का भी कम हो गया बॉडी के अंदर अमाउंट, और इसकी वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिल गया। अब हम लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो एंटर हुआ पहले पैथोजन, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस हो सकता है जो कि एल्वोलाई के अंदर आया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी आपका पैथोजन आया और ये जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दिया, ठीक है। अब ये जो है मतलब एक्सोडेट फॉर्मेशन किया और इसके साथ साथ जो भी एल्वुलर फीलिंग है मतलब कि फ्लूइड है या फिर सेल्स है उसके अंदर फीलिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब भरने लगा। और इसकी वजह से जो है जो भी मतलब गैसियस एक्सचेंज है, स्पेस जो है वो कम हो गया और हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कैपिलरीज जो है वो आपके मतलब लीकेज होने लगे और जो भी मतलब कंसोलिडेशन जो भी आपके कंसोलिडेशन है मतलब लंग्स टिश्यूज के अंदर वो आपको देखने को मिल गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर, इसके साथ साथ प्रोडक्टिव कफ, पेन और इसके साथ साथ जो भी आपके डिस्पेजिया है ये सब कंडीशन देखने को मिल गए, ठीक है। अब हम इसमें मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीवर हो गया, चिल्स हो गया, मैलिस हो गया, मतलब कि ऐसे कोई भी डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और इसमें प्रोडक्टिव कफ आता है, फिर आपको अलग अलग जो भी ब्लड है वो स्पुटम के साथ आता है, ठीक है। इसके साथ डिस्पेजिया हो गया या फिर चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है, ट्रकीपीनिया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको मतलब एक क्रैकल साउंड मिलेगा ऑस्कल्टेशन अगर हम लोग करते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस की बात करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं हम लोग, इसके साथ साथ स्पूटम कल्चर और जो भी सेंसिटिविटी है उसकी टेस्ट करते हैं, जो भी CBC है और ब्लड कल्चर भी हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। अब हम मेडिकल इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो पहले तो एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, जो भी फ्लूइड है वो हम लोग देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन में। और सर्जिकल की हम बात करें तो रेयर केस में हम लोग जो भी मतलब कंप्लेंट्स है जैसे कि लंग एब्सिस की ड्रेनेज कराते हैं या फिर जो भी मतलब ऐसे आपका इम्फाइजमा है तो उसको हम लोग ड्रेन करा के निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो पहले तो इसमें जो भी असेस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी रेट और पैटर्न और जो भी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, इंकरेज करेंगे डीप ब्रीथ के लिए, कफिंग के लिए और जो भी हमारा मतलब ऐसे स्पायरोमेट्री होगा टेस्ट वो सब में, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है या फिर मॉनिटर करेंगे रिस्पांस को, मेंटेन करेंगे जो भी हाइड्रेशन है, न्यूट्रिशन है, एजुकेट करेंगे हैंड वॉश और वैक्सीनेशन और इसके साथ साथ जो भी साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्टली अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास अलग अलग 3 मतलब डिजीज कंडीशन है लेकिन हम लोग तीनों एक ही साथ पढ़ेंगे। लंग एब्सिस है, लंग सिस्ट है और इसके साथ ट्यूमर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंग एब्सिस की हम बात करें तो जो है लोकलाइज जो कलेक्शन हो जाता है पस का जो भी लंग पैरेन्काइमा है उसके अंदर, ये मेनली माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आपको वैसे तो लग रहा होगा कि सारे कंडीशंस में यही सेम ही चीज़ हो रही है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट होता है ऐसे। जैसे कि इसमें हम बात करें तो ये आपका नॉर्मल लंग्स है और इसमें लंग एब्सिस हो रहा है, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो भी एब्सिस कैविटी है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मतलब कि जो पस है वो फिल्ड हो गया है, ठीक है। इसमें जो है फ्लूइड एयर लेवल है और इसमें जो है फ्लूइड लेवल मतलब सॉरी फ्लूइड लंग टिश्यूज है और ये आपका ऐसे आपका ये मतलब ऐसे एब्सिस है, ठीक है। और ये आपका हेल्दी टिश्यू था और ये एब्सिस वाला टिश्यू है, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास इथियोलॉजिकल कॉज है जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वहीं स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, फिर कैलेब क्लेप्सिला है और इसके बाद से एस्पिरेशन ऑफ और
ओरियोफेरेंजियल सिक्रेशन है, जिसमें हम अनकॉन्शियस पेशेंट है ये सब में देखने को मिलता है। पोस्ट जो भी न्यूमोनिया मतलब ये आपका कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलता है, जिसमें आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर, चिल्स आपको देखने को मिलेगा, नाइट स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्मेल होगी वो बहुत ज़्यादा स्मेल, स्पूटम का स्मेल फाउल और मतलब ऐसे स्मेल करेगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, चेस्ट पेन होगा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा। अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो एस्पिरेशन होगा, जो भी बैक्टीरियल और जो भी मतलब इन्फेक्टेड मटेरियल है और जो भी माइक्रोबियल कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। लोकल जो टिश्यूज़ हैं उसमें नेक्रोसिस होगा, जो भी ऐसे डेथ होने लगेगी। उसके साथ साथ कैविटी जो है वो कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी लंग पैरेन्काइमा है उसके अंदर। और इसके बाद से जो उसके अंदर जो मतलब कैविटी फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो भी पस है वो अक्युमुलेट होने लगेगा और वहाँ से आपको ये लंग एब्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो है कंप्रेशन होने लगता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में और इसकी वजह से रप्चर हो जाता है ब्रोंकियस और जो भी हमारा मतलब ऐसे स्पूटम जो भी मतलब एक्सपेक्टेटर एक्सपेक्टोरेशन एक्सपेक्टोरेशन जो है वो मतलब स्टार्ट हो जाता है और स्पूटम जो है वो आपको बाहर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो सिस्टमिक मतलब आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको फीवर, फिर आपको वेट लॉस, इसके साथ साथ जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब आपको देखने को मिलता है मलेशिया के अंदर, ठीक है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखें तो चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, जो भी कैविटी एयरफिल्ड होती है उसको हम लोग चेकते हैं, स्पूटम कल्चर को देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग लॉन्ग टर्म जो एंटीबायोटिक है 1 से 4 वीक तक चलाते हैं, ठीक है। सपोर्टिव जो केयर होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को हम लोग देते हैं। और अगर हम बात करें सर्जरी में तो हम लोग लोबेक्टोमी करते हैं या फिर ड्रेनेज कर देते हैं, जो भी मेडिकल थेरेपी है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बात करें तो इसमें मॉनिटर करते हैं रेस्पिरेटरी और वाइटल्स का, ठीक है। इनकरेज करते हैं पेशेंट को हम लोग पॉस्चरल ड्रेनेज के लिए, डीप ब्रीथ के लिए, और जो भी एंटीबायोटिक है वो देते हैं और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन में उसको प्रॉपर हाइड्रेट होने में उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लंग साइड मतलब सिस्ट की बात करेंगे। लंग सिस्ट की हम बात करें तो ये एक थिक वॉल हो जाता है और एयर और मतलब फिल्ड एयर या मतलब कि फ्लूइड उसमें भर जाता है और उसकी वजह से ये थिक वॉल्ड हो जाता है लंग टिश्यूज़ में, ठीक है। इसको हम लोग लंग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्यूमर और दोनों के डिफरेंस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको है ये आपका हेल्दी, आपका मतलब हेल्दी लंग्स है और ये अफेक्टेड लंग्स है, जिसमें सिस्ट और ट्यूमर देखने को मिलेगा। सिस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ट्यूमर जो है इधर, ठीक है। तो सिस्ट ये आपका ऐसे है, ठीक है। सिस्ट में आपको ये छोटा सा लोब बन गया है, उसके अंदर एयर भी है और फ्लूइड भी है, ठीक है। और ट्यूमर अगर देखें तो ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट हो गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन भी हो सकता है मैलिग्नेंट, जो बेनाइन है वो आपका नॉन कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट आपका कैंसरस मतलब ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें फ्लूइड और एयर भरा हुआ है और ये आपका सिस्ट छोटा सा है, वो आपका बन के तैयार, ठीक है। तो ये जो है आपका वैसे तो ये ट्यूमर है और ये आपका सिस्ट है, तो आप यहाँ से दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इथियोलॉजी हम और कॉज के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट ये जो लंग्स में ये जो सिस्ट और ट्यूमर होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है कि जो सिस्ट है वो मतलब एक स्टेज पहले का होता है और ट्यूमर जो है वो बाद का होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे कि ये जो सिस्ट जो है वो थिक वॉल्ड होता है, ये मतलब एक छोटे से मतलब एयर सैक में उसमें फ्लूइड और एयर भर जाता है टिश्यूज़ के अंदर। और जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो मतलब कि नॉन कैंसरस होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो इथियोलॉजी में हम कंजेनाइटल आपका माल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर जो भी ट्रॉमा है उसकी वजह से हो सकता है या फिर नियोप्लास्ट चेंजेस की वजह से हो सकता है। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो इसमें हम लोग कोई भी इसमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्फेजिया भी हो सकता है, फिर जैसे कि कफिंग हो सकती है और ये आपको रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका एसिम्प्टोमेटिक अगर होगा तो लास्ट स्टेज पे आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे क्रोनिक कंडीशन में लास्ट टाइम में पता चलेगा, ठीक है।
अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर हुआ है, ठीक है, इसमें जो है एबनॉर्मल मतलब डेवलपमेंट हुआ है, डिस्ट्रक्शन हो गया है टिश्यूज़ में, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ है एयर का और जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड फिल कैविटीज़ का, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया जो भी एल्वेलाई है, रिडक्शन स्टार्ट हुआ है, वेंटिलेशन, और इसके बाद से हमारा जो भी डिस्पेजिया है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो भी हमारा मतलब क्या बोल डायग्नोसिस है, तो इसमें हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है। मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें स्मॉल और जो भी एसिम्पटैटिक सिस्ट होता है जिसमें हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सिम्पटैटिक में हम लोग सर्जिकल एक्सरसाइज करते हैं, और इसके बाद से हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको देखते हैं, एजुकेट करते हैं पेशेंट को, जो भी सिम्टम्स हैं उसको देखने के लिए, और प्री पोस्ट मतलब ऑपरेटिव केयर देते हैं जो भी सिस्ट रिमूव होने के बाद, ठीक है। अब हम ट्यूमर की बात करेंगे, तो वैसे तो सिस्ट जो है वो मतलब ऐसे रिमूव हो सकता है, लेकिन ट्यूमर जो है वो दो टाइप्स के होंगे, जैसे कि मैलिग्नेंट और बेनाइन। मैलिग्नेंट जो है वो मतलब कैंसरस होता है, बेनाइन जो है वो नॉन कैंसरस होता है। तो मैलिग्नेंट जो है वो मतलब कि अगर एक जगह पे हो रहा है तो वो पूरे बॉडी में फैल सकता है कैंसर, ठीक है। और बेनाइन जो है वो एक जगह पे है तो एक ही जगह पे रहेगा, तो उस प्रॉपर पोर्शन को काट के अगर निकाल लेते हैं तो बॉडी जो है वो प्रॉपर ठीक रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन को अगर देखें कि ट्यूमर का क्या होता है, लंग्स ट्यूमर का, तो डेफिनेशन जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है कोई भी लंग के टिश्यूज़ का, जिसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट होने लगता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल ऐसे मतलब एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, जेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको कफिंग होगा, फिर इसके बाद से स्पूटम के साथ ब्लड आएगा, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन होगा, इसके साथ साथ आपको वेट लॉस भी देखेगा, फटीग भी, और इसके बाद से रिकरेंट आपको इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी में आपको अगर एक्सपोजर में आओगे, कोई भी कार्सिनोजन एजेंट, मतलब कि कार्सिनोजन एजेंट जो है वो कैंसर को कॉज करते हैं, जिसमें आपका स्मोकिंग हो गया, आपके पॉल्यूटेंट हो गया, और जो भी आपके मतलब ऐसे एस्बेस्टोसिस हो गए, ठीक है। इसमें जो है मैक्चुरेशन हम लोग देते हैं जो भी मतलब कि ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है, ठीक है, इसमें लॉस करते हैं हम लोग जो भी अब मतलब नॉर्मल सेल ग्रोथ है इसमें, मतलब कि जो भी डिस्प्लेजिया हो रही है उसकी वजह से। फिर अनकंट्रोल इसमें सेल का प्रो प्लोरे सॉरी प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल सेल का प्लोरिफिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि ट्यूमर मास फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से इनवेसिव मतलब कि सराउंडिंग टिश्यूज इसमें खराब होने लगते हैं, और ब्लड वेसल भी, जिसकी वजह से मेटास्टेसिस स्टार्ट होता है, जैसे कि ब्रेन और ये सब आपको दूसरे जगह पे जो कैंसर है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में वैसे बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपने कार्सिनोजेन कोई भी एजेंट लिया, ठीक है, इसकी वजह से जो है ब्रोंकियल मतलब एपिथेलियल सेल में म्यूटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो नॉर्मल सेल था वो मतलब ग्रोथ सेल ग्रोथ होने लगा, उसकी वजह से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया सेल का, ठीक है, डिस्पेजिया हो गया उसको बोलते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेट हुआ, मतलब कि ऐसे ही बड़ा हो गया, और इसकी वजह से जो ट्यूमर है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। इसकी वजह से अगर जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है वो जो है वो सराउंडिंग टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है, और जो भी ब्लड है, ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, टिश्यूज़ को भी, ठीक है। और ये मैलिग्नेंट अगर है, मतलब कि मान लो कि मैलिग्नेंट है, तो ये मेटास्टेसिस करेगा, और जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको भी अफेक्ट करेगा, जैसे कि बोन, ब्रेन हो गया, बोन हो गया, और लीवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैंसर भी फैल जाएगा। अब हम इसमें मतलब लास्ट स्टेप पे देखें तो इसमें कफिंग होगी, स्पूटम के साथ ब्लड आएगा, फिर आपका वेट लॉस होगा, और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन, बायोप्सी लेते हैं, ठीक है, और पीईटी हम लोग स्कैन करते हैं अलग अलग स्टेजिंग का, ठीक है। अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्टली इसमें कीमोथेरेपी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी देते हैं, और इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैंसर के लिए ही तीनों होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें सर्जिकल की, तो लैब लोबेक्टोमी करेंगे, क्योंकि जो जो लोग में वो मतलब ट्यूमर होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। निमोनियोटोमी करेंगे, जो भी मतलब इसमें भी रिमूव करेंगे, या फिर कोई भी बॉडी मतलब ऐसे वीडियो असिस्टेड जो आपका मतलब थेरेप्स
थेरोस्कोपी होती है, वीडियो एसोसिएटेड जो भी आपका थेरोस्कोपिक सर्जरी होती है उसको हम लोग करेंगे और इससे जो भी ट्यूमर है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें आगे देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, प्री और पोस्ट हम लोग केयर करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी देते हैं, ठीक है, मॉनिटर करते हैं इन्फेक्शन को, ब्लीडिंग को, इसके साथ साथ जो भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एजुकेट करते हैं पेशेंट को स्मोकिंग और जो भी आपके मतलब जो भी सेडेटिव लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए और फॉलो अप पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास चेस्ट मतलब चेस्ट इंजरी है। सो नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट इंजरी है, ठीक है। चेस्ट इंजरी में होता ये है कि मान लो कि कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी आप गेम खेल रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा है, तो चेस्ट के वॉल पे, लंग्स पे, या फिर जो एल्वोलाई है या फिर प्लूरा है, तो उस पे अगर कोई भी ऐसे हर्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसको हम लोग चेस्ट इंजरी में बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है मतलब अलग-अलग जगह पे चोट लगना या फिर पेनिट्रेट होना, तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इटियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें जो है चेस्ट मान लो कि रोड मतलब ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फॉल हो गया या फिर कोई भी असॉल्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होगे कि नॉर्मल है और ये आपका नॉर्मल चेस्ट है और ये आपका इंजर्ड है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो लंग्स यहाँ पे है वो कंप्रेस हो गया है, ब्लड हीमेटोथोरैक्स हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया, ठीक है, ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया यहाँ पे, और ये जो है आपको इंजरी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो अलग अलग इसमें टाइप्स हो सकते हैं, रिब फ्रैक्चर हो सकता है या फिर पेयल चेस्ट हो सकता है, निमोनोथोरैक्स हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, या फिर प्लूरल के अंदर कंट्यूशन हो सकता है। तो इसमें अगर मैनेजमेंट पे सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो इसमें आपको अलग-अलग इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका पेन हो गया, फिर टेंडरनेस हो गया, आपको ब्रूसेस मतलब कि रेडनेस आपको देखने को मिलेगा, झिनझिनाहट देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होगा, ट्रैकीपीनिया होगा। इसके बाद से आपको क्रेपिटस होगा, क्रेपिटस क्रेपिटस होगा जिसमें आपको सबक्यूटेनियस एयर मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको साइनोसिस होगा, साइनोसिस मतलब कि जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होगा और इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे। अब हम इसमें आगे अगर बात करें तो इसमें फिजियोलॉजिकल कॉज के बारे में हम लोग देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहले तो ये मतलब ऐसे ट्रॉमा मतलब होगा पहले चेस्ट वॉल पे जो कि डैमेज करेगा अलग अलग जो ऑर्गन है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और एयर लीकेज होगा जो भी प्लूरल स्पेस है उसमें, और इससे जो है निमोनिया या फिर हीमोथोरैक्स होगा, निमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स होगा, जो कि कोलैप करेगा हमारे लंग्स के साथ और वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन देख सकती है और इससे जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और फाइनली जो साइन और सिम्टम्स आपको सामने देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डिस्पीनिया होगा, फिर सॉरी आपको डिस्पीनिया होगा, चेस्ट पेन होगा, फिर साइनोसिस होगा, ये आपको डिक्रीज मतलब एयर एंट्री होगी। इसके बाद से हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और इसके साथ साथ एबीजी टेस्ट करते हैं हाइपोक्सिया अगर हो तो, ठीक है। अब हम आगे अगर देखें तो मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग इसमें मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑक्सीजन थेरेपी पेन रिलीफ के लिए हम लोग देते हैं, जो भी एनाल्जेसिक है नर्व ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद से जो भी हमें वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए वो देते हैं। सर्जरी में हम लोग चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं जो भी आपके निमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स हुए रहते हैं, तो इसके साथ साथ हम थेरोक्टोमी करते हैं जिसमें हम लोग मतलब सीवियर अगर ट्रॉमा हुआ हो तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो, ठीक है। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस करते हैं एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मॉनिटर करते हैं, वाइटल और ऑक्सीजनेशन को असेस करते हैं चेस्ट ट्यूब मतलब केयर में, और इसके साथ साथ मतलब प्रॉपर पोजीशन देते हैं जिसमें जो मैक्सिमाइज हो जाए वेंटिलेशन, ठीक है। एजुकेट करते हैं पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके साथ साथ इसमें जो है मतलब अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स का, ठीक है, जो कि मेनली ये कॉज होता है हाइपोक्सिया की वजह से, और ये मतलब कि इसमें सीवियर मतलब केस में आपको रेस्पिरेटरी फेलियर को मिलता है।
ठीक है, कि मेनली सेप्सिस की वजह से होता है, निमोनिया, ट्रॉमा और बर्न और सेप्सिस से होता है, ठीक है। इसमें आपको जो भी कोविड-19 है उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और अब अगर हम फिगर में देखें तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका ये हेल्दी लंग्स है, ठीक है, और ये आपका अफेक्टेड लंग्स है, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे तो आपको अंतर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लाम टिश्यूज है, ठीक है, रिब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है वो लीक कर रहा है ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल, ठीक है, यहाँ पे हार्ट हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। अब हम इसमें मेन डिफरेंस के बारे में बात करें तो ये आपका नॉर्मल एल्वोलस है, ठीक है, और ये जो है नॉर्मल आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है नॉर्मल के जगह पे फ्लूइड और जो भी आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं, इसके वजह से जो एक्सचेंज में ब्लॉकेज हो जाता है और एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो एल्वोलर जो कैपिलरीज स्मॉल फॉर्म है, जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगता है, इसमें फ्लूइड जो है वो लीकेज होने लगता है, इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है और गैसियस एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग अगर हम बड़े टर्म में देखें तो इसमें आप फर्स्टली डायरेक्ट में जो निमोनिया है या एस्पिरेशन है उसकी वजह से होगा, इनडायरेक्ट में सेप्सिस या ट्रॉमा की वजह से होगा, ठीक है, लंग्स इंजरी होगी, ठीक है। इसमें जो है एक्टिवेशन होने लगता है जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और साइटोकाइनिन है, ठीक है। इसकी वजह से जो है डैमेज होने लगता है एल्वुलर जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, जो भी हमारे मतलब कि इंक्रीज होने लगता है परमेबिलिटी, और इसमें जो है फ्लूइड और जो भी हमारे प्रोटीन है वो लीक करने लगता है, ठीक है। और इसके बाद से अगर आगे देखें तो हमारा मतलब पल्मोनरी एडिमा होने लगता है, जो भी मतलब डिक्रीज हो जाता है जो भी सरफेस सरफेस टैंक डिक्रीज होने लगता है, सरफेस टैंक, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद से जो है इसमें आपको डिक्रीज आपको मतलब लॉन्ग लॉन्ग लंग कंप्रेशन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ एटिलिक स्टेटिस और इसके साथ साथ लॉन्ग लंग आपको एब्सिस देखने को लंग कंप्रेशन, और इसके बाद से जो है सीवियर आपको हाइपोक्सिया और ये रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को इसमें मिलने लगता है, ठीक है। और आगे अगर देखें तो इसी में आपको प्रॉब्लम्स अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रैकीपीनिया हो गया, डिस्पेनिया हो गया, साइनोसिस हो गया, और ये अलग अलग आपके ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको अलग अलग डिस्पेनिया होने लगता है, ट्रैकीपीनिया होने लगता है, ठीक है, हाइपोक्सिया होने लगता है, ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देते हैं इसमें, और साइनोसिस और जो भी मेंटल ऐसे स्टेटस भी अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोग एबीजी टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, इसके साथ साथ जो भी कार्डियोजेनिक कॉज होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर देखें तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा मैकेनिकल हम लोग वेंटिलेशन देते हैं विथ PEEP, ठीक है। ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं जो भी अंडरलाइन कॉजेज होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, सेप्सिस हो गया। इसके बाद से हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं, फ्लूइड, न्यूट्रिशन और जो भी सेडेशन लेना होता है। इसके बाद से हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन देते हैं, असिस्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी, ठीक है, पोजीशन देते हैं प्रॉपर तरीके से, और इसमें जो है मतलब प्रोन पोजीशन में और ऑक्सीजन हम लोग सही इम्पल्स करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग सही तरीके से प्रिवेंट करते हैं जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, प्रेशर सोर हो गया, ठीक है। और जो भी हमारा मतलब ऐसे इमोशनल सपोर्ट होता है पेशेंट को हम लोग देते हैं, फैमिलीज को देते हैं, ठीक है। इसके बाद से प्लूरल एम्बोलिज्म है, ठीक है। प्लूरल एम्बोलिज्म जो होता है, सो अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लूरल एम्बोलिज्म है, पीई बोलते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारे प्लूरल आर्टरीज में, जिसमें जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने लगता है, और यूजुअली ये आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे लेग्स के अंदर, ठीक है। इसमें आपको इथोलॉजिकल कॉज के बारे में बात करें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग आपको एम्बोलिज्म में सर्जरी आपको ये की वजह से हो सकता है, और ओबेसिटी, फिर ये आपका स्मोकिंग, कैंसर, और ये जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखें तो इसमें होता ही है कि जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, मतलब कि जम जाता है आपके वेन के अंदर, और इसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाता है, और सही से आपको आर्टरी जो है वो मतलब सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। इसकी वजह से इस्टीमिया भी होने का चांसेस हो जाता है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास इसमें पैथोफिजियोलॉजी है। एम्बोलिज्म जो है वो ब्लॉक स्मॉल फॉर्म है, एम्बोलिज्म ब्लॉक करता है जो भी सर्कुलेशन है, इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आता है, हाइपोक्सिया होता है, और ये जो है
मतलब पूरा राइट लंग्स को खराब कर देता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखें तो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होता है और डीप वेन आपको लेग्स में देखने को मिलता है, जो भी इथियोलॉजिकल कॉज है डीबीटी वो उसकी वजह से, और ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो भी ट्रैवल होने वाले पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड्स होते हैं वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज कर देती है जो भी प्लूरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं जो भी परफ्यूजन है, और इसके साथ साथ वेंटिलेशन में भी मिसमैच कर देती हैं, रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन एक्सचेंज को, और हाइपोक्सिया का कंडीशन कॉज कर देती है। इसकी वजह से राइट वेंटिकुलर स्ट्रेन होने लगता है और इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट, और इससे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिस्फेजिया है, सॉरी डिस्पीनिया है, फिर ये आपका चेस्ट पेन है, ट्रैकिया है और एंजाइटी है, ठीक है। अब हम इसके मतलब अलग अलग साइन और सिम्टम्स की बात करें तो सडन इसमें डिस्पेजिया देखने को मिलता है, ट्रैकीपीनिया देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, कफ और हिमेप्टाइसिस देखने को मिलता है, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखें तो डीमार टेस्ट हम लोग करते हैं, डीमार टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिटी स्कैन करते हैं, जो भी हमारे मतलब एंजियोग्राफी होती है उससे, ठीक है, ईसीजी करते हैं, एबीजी करते हैं, ठीक है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी कोगुलेंस देखते हैं, जो कि हेपरिन हो सकता है, वारफरिन हो सकता है, फिर डीओएसी हो सकता है, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिन देते हैं, जो भी हमारे मैसिव पीई हुआ रहता है तो ऑक्सीजन हम लोग थेरेपी देते हैं। सर्जिकल में हम लोग क्या करते हैं कि इम्बोलेक्टोमी हम लोग करते हैं रेयर केस में, और जो भी हमारे इंफीरियर वेना कावा है तो उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, रिकरेंट करते हैं, जो भी हमारे प्लूरल इम्बोलिज्म हुआ रहता है तो, ठीक है। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्टली हम रेस्पिरेशन और जो भी कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी मॉनिटर करते हैं हम लोग ब्लीडिंग का जो भी हुआ रहता है, या फिर जो भी एंटी कोगुलेंट होता है उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। इनकरेज करते हैं मोबिलिटी में, जो भी मतलब स्टेबल होने के बाद एजुकेट करते हैं जो भी प्रिवेंशन है, और ये सब हाइड्रेशन और लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से जो मतलब ऐसे तो लास्ट ही चल रहा है अब, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्थ मतलब बिहेवियर है जो कि प्रिवेंट करता है बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो ये सब है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो भी हेल्थ इश्यूज होती हैं मतलब कि रेस्पिरेशन से लेके, तो उसको हम लोग को पहले अगर एजुकेशन रहे तो उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है हेल्थ प्रमोशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो इसमें स्मोकिंग फर्स्ट है, स्मोकिंग कैसन है, ठीक है। इसमें जो है अवॉइड करते हैं जो एक्टिव और वो मतलब पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव का मतलब आप खुद जो स्मोकिंग कर रहे हो वो, और पैसिव का ये मतलब कि आप खुद तो स्मोकिंग कर रहे हो लेकिन जो आपके बगल वाला है वो अफेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है। अब इससे जो है वो काउंसलिंग से और जो भी मतलब आपके नार्कोटिक मतलब प्लेसमेंट थेरेपी है, ये सब से हम लोग इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग को, शॉर्ट टर्म स्मोकिंग को इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली देखें तो हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट में आप विटामिन ए, सी, ई ये सब खा सकते हो, प्रोटीन ले सकते हो, जो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट है वो सब खा के आप बूस्ट कर सकते हो हेल्थ को। मॉनिटर मतलब प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रख के सही कर सकते हो अपने हेल्थ को, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे जो है मतलब एरोबिक एक्टिवेशन हो और सही तरीके से जो लंग्स है वो इन्हेंस हो, ठीक है, कैपेसिटी भी बढ़े, ठीक है। इसके बाद से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें अलग अलग जो भी चीज़ होती है अवॉइड कर सकते हो, जो भी एक्सपोजर है पॉल्यूटेंट है वो सब का, जैसे कि जो पॉल्यूशन होता है वो सब के बीच में, ठीक है। एक्सपोजर जो भी होता है फ्यूम्स, डस्ट और जो भी ऑक्यूपेशनल इरिटेंट है उससे आप दूर रह के सेफ रह सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो है इम्यूनाइजेशन है और इन्फेक्शन कंट्रोल से हो सकता है। वैक्सीनेशन है, अलग अलग जो मतलब वैक्सीन आती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, निमोनिया के लिए अलग होती है, निमोनिकल वैक्सीन होती है कोविड-19 के लिए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जो भी अगर रेगुलर हैंड वॉश सोप से कर रहे हो, ठीक है, कवर कर सकते हो माउथ और नोज़, कोई भी खांस रहा है तो पीपीई किट यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप अपने बचाव कर सकते हो, ठीक है। thirdly अगर देखें तो इसमें मतलब प्रिवेंशन कर सकते हो, सेपरेशन ना हो इन्फेक्शन का, जिससे कि कम्युनिकेबल जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है उससे,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से कंटामिनेटेड स्पूटम या फिर डिजीज से बच सकते हो, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट और जो भी आपके रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है इन्फेक्शन है वो ना फैले, ठीक है। अब इन्वायरमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ को इसमें देखते हैं। जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ और जो भी एजुकेट करेंगे सही तरीके से कि आप इस तरीके से मतलब काम करो, और पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो ऐसे बाहर आओ, ऐसे जो भी अवॉइड करो, मतलब बायोमास जो फ्यूल यूज़ होती है वो आप यूज़ करो, ठीक है। जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है वर्कर्स का, वो सही तरीके से चेक कराना चाहिए, और इस तरीके से जो इन्वायरमेंट और ऐसे वर्क प्लेस में है वो लोग सेफ रह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास अर्ली डिटेक्शन और जो भी पीरियोडिक स्क्रीनिंग है, जिसमें इनकरेज करेंगे हम लोग अर्ली रिपोर्टिंग, और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी मतलब ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि कफिंग हो गया, ब्रीथिंगलेसनेस हो गया, या फिर कोई भी ऐसे कंडीशंस। तो देन इसमें आपको जो भी हेमेटाइसिस है तो उससे भी बचने को मिलेगा। पीरियोडिक जो भी आप मतलब अर्ली डिटेक्शन से ये तो फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी आपको कंडीशन होने वाला है उससे आपको कैसे बचना है और किस तरीके से किस स्टेज पे हो ये पता चल जाएगा। और पीरियोडिक मतलब सही तरीके से सही टाइम पे आप स्क्रीनिंग करा रहे हो तो आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। कम्युनिटी स्क्रीनिंग होता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस और जो भी क्रोनिक डिजीज़ होती है उसमें हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जो भी मतलब कम्युनिटी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी स्मोकिंग का है कैंपेन लगा देते हैं, या फिर जो भी क्लीनिंग एरिया प्रोग्राम होती है वो सब स्कीम्स जो होती हैं वो सब हम एजुकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनको प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, ये सब बता के अवेयर कर सकते हैं उनको, जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसके बारे में बता के। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और नीचे ज़रूर कमेंट करना कि मुझे ये ऐसे बताना चाहिए या फिर एक-एक डिजीज़ कंडीशन बताना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मेरा तो वैसे तो गला पूरा बैठ गया है, देखते हैं अगला वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और मिलते हैं। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ मुझे नीचे कमेंट में जानना है कि आप लोग को ऐसे वीडियो चाहिए या फिर मैं मतलब एक-एक डिजीज़ कंडीशन पे बनाऊँ। थैंक यू।